नॉर्थ में आर्कटिक हो या साउथ में अंटार्कटिका, दोनों रीजन्स में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। हालांकि सदर्न हेमिस्फीयर में एक्टिविटीज नदर्न के मुकाबले कम होती हैं क्योंकि वहां वेदर कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्श है। हम इस वीडियो में नॉर्थ पोल और उसके अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। रिसेंटली आर्कटिक रीजन न्यूज़ में रहा है। इस रीजन की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। यहाँ से 3 मेन रूट्स गुजरते हैं जिन्हें हम नदर्न सी रूट या NSR, नॉर्थ वेस्ट पैसेज या NWP और एक ट्रांसपोलर सी रूट या TSR कहते हैं। करेंटली सबसे इंपॉर्टेंट रूट है नदर्न सी रूट। दोस्तों, हम इन रूट्स पर तो चर्चा करेंगे ही, पर उससे पहले इस रीजन का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि इंडिया के लिए आर्कटिक रीजन और आर्कटिक देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इस रीजन के अफेयर्स और रिलेशंस की बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट फोरम जिसका नाम आर्कटिक काउंसिल है, उसके एस्टैब्लिशमेंट को समझना जरूरी है। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram फॉर रेगुलर अपडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी रीजन के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या काउंसिल की ज़रूरत होती है। आर्कटिक रीजन में कई देश इन्वॉल्व होने के बाद भी 1996 तक कोई भी फोरम या अथॉरिटी नहीं थी जो आर्कटिक सर्कल में अफेयर्स को हैंडल कर सके। क्योंकि आर्कटिक रीजन में इन्वायरमेंट वनरेबल है और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस इलाके में देशों के बीच पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ सकते थे। गवर्नमेंट्स को लगा कि आर्कटिक में एक रिस्पॉन्सिबल काउंसिल होना ज़रूरी है। इसके चलते 1989 के सितंबर में फिनलैंड गवर्नमेंट के एक इनिशिएटिव के बाद आर्कटिक रीजन के 8 देश रोवेनियामी फिनलैंड में मिले और आर्कटिक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोऑपरेटिव मेजर्स पर डिस्कशन किया गया। सभी देशों ने आर्कटिक इन्वायरमेंटल इश्यूज पर सर्कमपोलर मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए एग्री किया। आने वाले सालों में कई मीटिंग हुई और साइमल्टेनियसली टेक्निकल और साइंटिफिक रिपोर्ट्स प्रिपेयर की गई ताकि रीजन के बारे में डेटा हासिल हो और कटिंग एज पॉलिसीज तैयार की जा सके। इसी के चलते आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी को डेवलप किया गया। ये स्ट्रैटेजी 8 आर्कटिक कंट्रीज की कोऑपरेटिव एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें से कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि उस वक्त का USSR और USA शामिल थे। सितंबर 1996 में कनाडा के ऑटवा में आर्कटिक कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मिले और उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया। इस डॉक्यूमेंट में क्लॉजेज और आर्कटिक रीजन को सेफगार्ड करने के प्रिंसिपल्स थे। ऑटवा डिक्लेरेशन दरअसल द आर्कटिक काउंसिल का फाउंडेशन है। आर्कटिक काउंसिल में 8 परमानेंट मेंबर्स, 38 ऑब्जर्वर्स और 6 वर्किंग ग्रुप्स के साथ साथ 6 इंडिजिनस पीपल की कमिटीज़ हैं। दोस्तों, इन मीटिंग्स में साइन हुए ऑटवा डिक्लेरेशन से आर्कटिक रीजन को मैनेज करने के लिए 1996 में एक काउंसिल बनाई गई जिसे हम आर्कटिक काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसमें वही 8 देश हैं जो आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी ग्रुप में है। ये काउंसिल आर्कटिक रीजन में इन्वायरमेंटल, सोशल, कल्चरल और जियोपॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करती है। ये उन इश्यूज़ को भी मैनेज करती है जो इस रीजन में टेरिटोरियल डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। आर्कटिक काउंसिल के बनने से टेरिटरीज क्लियर तो हुई, पर क्योंकि रशिया की कोस्टलाइन इस रीजन में बहुत लंबी है, इसलिए वो यहाँ अपना डोमिनेंस बनाए रखता है। रशिया इस रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस से ग्लोबली इन्फ्लुएंस असर्ट करता है। ये सुएज कनाल और पनामा कनाल से होकर जाने वाले सी रूट्स के ऑल्टरनेटिव के रूप में नदर्न सी रूट को भी प्रमोट करता है। नॉर्थ वेस्ट पैसेज को लेकर भी रशिया और कनाडा के बीच गहमा-गहमी रहती है। कनाडा के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट पैसेज या NWP उसके जुरिस्डिक्शन में है। रशिया का इस रीजन में डोमिनेंस इसलिए भी है क्योंकि उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन नॉर्थ पोल के पास है और क्योंकि इस इलाके में रशिया कोल्ड वॉर के वक्त से एक्टिव है, उसने इस रीजन में शिपिंग टेक्नोलॉजी, बेसिस और मिलिट्री एडवांसमेंट कर ली है। दोस्तों, कोल्ड वॉर 1950 में यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच शुरू हुआ एक जियोपॉलिटिकल टेंशन था जो दशकों तक चला। इस दौरान कई इंटरनेशनल इवेंट्स हुए जिसमें दोनों सुपर पावर्स न्यूक्लियर डिजास्टर के पास पहुंच गए थे। ये अर्ली 90s में खत्म हुआ। हालांकि नदर्न सी रूट और नॉर्थ वेस्ट पैसेज को USA इंटरनेशनल रूट्स मानता है और रशिया के क्लेम को डिनाई करता है। USA की अप्रोच इस रीजन में रशिया के कंपैरिजन में अग्रेसिव नहीं रही, पर अलास्का और ग्रीनलैंड के आसपास USA के मिलिट्री बेस इस बात को साफ करते हैं कि वॉशिंगटन आर्कटिक रीजन की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं करता है। रशिया और अमेरिका के अलावा आर्कटिक काउंसिल के देश भी यहाँ अपने अपने क्लेम करते हैं। इंटरेस्टिंगली, इस काउंसिल का मेंबर ना होने पर भी एक ऐसा देश है जो इस रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहा है और वो देश है चाइना। इस रीजन में चाइना के इंटरेस्ट साफ नजर आते हैं। चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के
पोलर सिल्क रूट प्रोजेक्ट और नदन सी रूट में अपने कदम जमाना ये साफ करता है कि चाइना आर्कटिक में एक मेजर प्लेयर बनना चाहता है। इस रीजन में अगर हम मेजर प्लेयर्स की बात करें तो 3 कंट्रीज सीरियसली इन्वॉल्व हैं। इन 3 देशों में यूएसए, रशिया और नॉन आर्कटिक काउंसिल कंट्री चाइना शामिल है। रशिया ने पिछले कुछ सालों में आर्कटिक रीजन में 50 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस तैयार किए हैं। केवल पिछले 1 साल में रशिया ने नागोर्नोय एयर बेस तैयार किया है। ये दुनिया में नदन मोस्ट एयर बेस है। ये नए और रिफर्बिश्ड बेसेस में से केवल एक है और उस रीजन में एडवांसमेंट है जहां यूएसए फीका पड़ता है। ये बेसिस रशिया के 4 मोस्ट आर्कटिक नेवल फोर्स का हिस्सा हैं जो नदन फ्लीट की कमांड में आते हैं। तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि एडवांसमेंट और शिपिंग रूट्स को लेकर रशिया डेफिनेटली इन रीजन में एक मेजर प्लेयर है। दोस्तों, रशिया के अलावा चाइना भी आर्कटिक में इंटरेस्टेड है। जनवरी 2018 में चाइना ने अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट किया और एक ऑफिशियल व्हाइट पेपर के साथ अपनी न्यू आर्कटिक पॉलिसी को आउटलाइन किया। आर्कटिक में चाइना के बढ़ते असर्टिवनेस और पहले से इन्वॉल्व रशिया और यूएसए के चलते इस इलाके में जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ बढ़ने का खतरा महसूस किया जा सकता है। चाइना नदन सी रूट से शिपिंग को लेकर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखता है। चाइना का स्ट्रॉन्ग मोटिव जून 2017 में ऑफिशियली भी रिफ्लेक्ट हुआ जब चाइना के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ऑन स्टेट ओशियनिक एडमिनिस्ट्रेशन ने विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पब्लिश किया था। द विजन नाम का ये डॉक्यूमेंट आर्कटिक को ऑफिशियल तौर पर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में शामिल करता है और ग्लोबली इंट्रोड्यूस करता है। 2017 में BRI के एक कॉम्पोनेंट के रूप में पोलर सिल्क रोड इंट्रोड्यूस करने के बाद चाइना इज ट्राइंग टू जॉइंटली डेवलप आर्कटिक शिपिंग रूट्स। यूएसए ने पिछले कई सालों में इस रीजन में अपनी प्रेजेंस बनाए रखी है। हालांकि अलास्का और ग्रीनलैंड के पास टूली में मिलिट्री बेसेस होने के साथ साथ अमेरिका ने पीस, एरोनॉटिकल एंड मैरीटाइम सर्च, इंटरनेशनल साइंटिफिक एक्सपेडिशंस और पॉल्यूशन के खिलाफ कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। दोस्तों, पिछले 2 साल में अमेरिका का इस रीजन को लेकर इंटरेस्ट बढ़ा है। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस रीजन को लेकर अपना नजरिया साफ किया था। 2019 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रपोजल रखा था और इस पर काफी ज्यादा इंसिस्ट भी किया था। इसके रिस्पॉन्स में डैनिश प्राइम मिनिस्टर मेटी फ्रेडरिस्किन ने इस नोशन को अपसाइड कहा। उस वक्त इस पूरे इंसिडेंट से एक डिप्लोमेटिक इशू खड़ा हुआ था। ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक वैल्यू नॉर्थ अटलांटिक शिपिंग लेन्स के खुलने से सीधे जुड़ी हुई है। इन लेन से मैरीटाइम ट्रेड ट्रैवल टाइम ड्रामेटिकली डिक्रीज हुआ है, जो प्रेजेंटली पनामा कैनाल और सुएज कैनाल से ट्रैवलिंग होने में लगता है। इससे ग्रीनलैंड की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस अनमैच्ड हो जाती है। ग्रीनलैंड में नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, जिंक, कॉपर, आयरन ओर और रेयर मिनरल्स की कमी नहीं है। इस आइलैंड में रिसोर्सेज के एक्सटेंट को लेकर एक्सपेडिशंस हुए हैं, पर ट्रू क्वांटिटी इज स्टिल अननोन। ग्रीनलैंड के नदन पार्ट में मौजूद सी रूट्स की बात करें तो इसमें यूएसए अपना क्लेम करता है। नदन सी रूट हो या नदन वेस्ट पैसेज, दोनों को ही यूएसए इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट मानता है। चलिए दोस्तों, हम इंपॉर्टेंट सी रूट्स जिन पर आर्कटिक रीजन पूरी तरह से डिपेंड है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कुछ दशकों पहले तक पूरे साल बंद रहने वाला ये रूट अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलती आइस के चलते थोड़ा खुला है। नदन सी रूट खुलने से जियोपॉलिटिक्स पर सीधा असर हुआ है। ये रूट नदन मोस्ट ग्लोब में नॉर्थ एशिया और नॉर्थ यूरोप को पोलर रूट से सीधे जोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओवर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ये रूट मैरीटाइम ट्रेड में लगने वाले समय को कम करता है और आर्कटिक रीजन में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कई अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। इसलिए कंट्रीज इस पर अपना डोमिनेंस जमाना चाहती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि रिसेंटली एवर गिवन नाम की शिप ने सदर्न सी रूट में सुएज कैनाल को ब्लॉक कर दिया था। इस ब्लॉकेज के कारण ग्लोबल ट्रेड को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था। रशिया ने इसी दौरान नदन सी रूट को, जिसे वो हमेशा से प्रोजेक्ट कर रहा है, एक ऑल्टरनेटिव रूट के रूप में दुनिया के सामने एडवोकेट किया था, क्योंकि रशिया के लिए ये रूट कन्वीनियंट है और इस रूट पर ऑपरेट करने के लिए उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा आइस ब्रेकर्स हैं। दोस्तों, आइस ब्रेकर एक तरह की शिप होती है जो एक्सट्रीम कंडीशन वाले सी रूट्स पर चल सकती है जहां आम शिप्स का चलना मुश्किल होता है। दुनिया में रशिया के पास ऐसी सबसे ज्यादा शिप्स हैं। इससे साफ हो जाता है कि ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स पर अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए रशिया को इस रूट पर डोमिनेट करना जरूरी है। लेकिन इस चैलेंज में चाइना भी आगे बढ़ रहा है और रीजन में कई सालों से मोनोपोली रखने वाले रशिया के सामने खड़ा हो रहा है। हमने वीडियो में देखा कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत पोलर सिल्क रूट बन रहा है। ये रूट चाइना के इस प्रोजेक्ट को लेकर इंपॉर्टेंट साबित होता है। जियोपॉलिटिकली इसके इंप्लीकेशंस नदन सी रूट से मिलते जुलते हैं, पर कुछ पॉइंट्स हैं जो इसे यूनिक बनाते हैं।
इससे पहले कि हम इसके इन्फ्लुएंस और पॉलिटिक्स को डिस्कस करें, इसकी लोकेशन को लेकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये रूट मेन स्ट्रीम रूट नहीं है क्योंकि इसका रास्ता वेदर और आइस के कारण टफ है। इस रूट में कनाडा के आर्कटिक आर्किपेलागो से होते हुए डीप चैनल्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं। ये चैनल्स बफिन आइलैंड के नॉर्थ से होकर बेफर्ड सी यूएसए के स्टेट अलास्का के ऊपर की ओर जाते हैं। अटलांटिक से नॉर्थ वेस्ट पैसेज तक पहुंचना अब भी हजार्डस है क्योंकि 100,000 ऑफ आइसबर्ग्स मिलते हैं जो ग्रीनलैंड और बफिन आइलैंड के बीच फ्लोट कर रहे हैं। दोस्तों, ये रूट इंटरनेशनली लीगल ऑब्जेक्शन का निशाना बनता है कि इस स्टेट को कौन कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि इस रूट में चेंज का पेस स्लो है तो अभी कॉम्प्रोमाइज के लिए वक्त बाकी है। ये रूट कनाडा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इलाके का डिजास्टर और मिलिट्री सिक्योरिटी को लेकर जियोपॉलिटिकल कंसर्न है। इन रूट्स और आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स में इंडिया भी इन्वॉल्व है। हालांकि इंडिया एग्रेसिव स्टेप्स नहीं ले रहा है, पर क्लाइमेट चेंज हो या साइंटिफिक एक्सपीडिशंस, इंडिया की आर्कटिक में प्रेजेंस करीब 14 साल पुरानी है। इंडिया ने आर्कटिक रीजन में 2007 में ही साइंटिफिक एक्सपीडिशंस करना शुरू किया था। कुछ सालों बाद 2013 में आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस मिलने पर इंडिया नाउ हैज अ गुड बायलैटरल रिलेशंस। 2019 में भी इंडिया ने इंटरनेशनल मल्टी सेक्टोरल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिससे इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इम्पैक्ट्स मिटिगेट किया जा सकेंगे। इंडिया अपने क्लाइमेट प्लेज को लेकर अच्छा काम कर रहा है और एडवांस फेजेस में एक नेशनल आर्कटिक पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी का ड्राफ्ट जनवरी 2021 में पब्लिक इंटरवेंशन के लिए डोमेन में रखा था। हालांकि इस ड्राफ्ट का फाइनल वर्जन अब तक नहीं आया है। इस पॉलिसी से एक्सपेक्टेड है कि आर्कटिक रीजन में इंडिया के एंगेजमेंट्स स्ट्रीमलाइन होंगे। अब तक स्टेशन में 300 से ज़्यादा इंडियन रिसर्चर्स काम कर चुके हैं। 2007 से अब तक इंडिया आर्कटिक में 13 एक्सपेडिशंस कर चुका है, जिसमें से 23 प्रोजेक्ट्स अब भी एक्टिव हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।